कभी सोचा है कि हम इंसानों में चीज़ों को तरतीब से एक दुज़म में रखने की इतनी चाहत क्यों होती है? अलमारी में कपड़ों से लेकर फ़ोन में ऐप्स तक हम हर चीज़ को एक खांचे में फिट करना चाहते हैं। ये शायद दुनिया की इस उलझन को सुलझाने का हमारा अपना तरीका है। आज हम इसी तरह की एक बहुत बड़ी कोशिश पर बात करने वाले हैं, लेकिन ये कपड़ों या ऐप्स के बारे में नहीं, बल्कि इस धरती पर मौजूद लाखों करोड़ों जिंदा चीज़ों यानी जीवों के बारे में है। वैज्ञानिकों ने इस विशाल जैविक दुनिया को समझने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए, इसी की पड़ताल करेंगे आज हम। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत इसी वर्गीकरण के सफर के बारे में है। हम देखेंगे कि कैसे हम अरस्तू के सीधे साधे तरीकों से आगे बढ़े, फिर लीनियस की दो जगत वाली दुनिया को समझा और ये भी जाना कि वो नाकाफी क्यों थी। और फिर हम पहुंचेंगे आर.एच. विटेकर की 5 जगत प्रणाली पर, जिसने सच में जीव विज्ञान की पूरी किताब ही नए सिरे से लिख दी। तो चलिए जिंदगी के इस विशाल पुस्तकालय की शानों को खंगालना शुरू करते हैं। अगर हम इतिहास में बहुत पीछे जाएं, तो अरस्तु जैसे दार्शनिकों में सबसे पहली कोशिश की। उन्होंने पौधों को बस देखकर उनकी ऊंचाई के हिसाब से 3 हिस्सों में बांट दिया, पेड़, झाड़ी और घास फूस, और जानवरों को बस इस आधार पर कि उनके खून का रंग लाल है या नहीं। आज सुनने में ये थोड़ा बचकाना लगता है। उस जमाने के हिसाब से ये एक बड़ी छलांग थी। कम से कम किसी ने वैज्ञानिक तरीके से सोचने की शुरुआत तो की। लेकिन इसके सदियों बाद कैरोलस लीनियस ने इसे एक व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने 2 जगत बनाए, प्लांटी यानी सारे पेड़ पौधे और एनिमेलिया मतलब सारे जानवर। सीधी सी बात, जो हरे हैं और चलते फिरते नहीं वे पौधे हैं, जो चलते फिरते हैं और दूसरों को खाते हैं वे जानवर हैं। लेकिन लीनियस की यह पद्धति तो लगभग 200 सालों तक विज्ञान की दुनिया पर राज करती रही। उसमें कुछ तो बहुत मजबूत रहा होगा, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पूरी तरह से बेकार थी। आपका सवाल बहुत वाजिब है। लीनियस का सिस्टम अपने समय के लिए मतलब क्रांतिकारी था। उसने एक अनुशासन बनाया, एक ढांचा दिया। लेकिन विज्ञान की खूबी यही है कि वो सवाल पूछता रहता है। और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बेहतर हुए, वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीजें दिखने लगी जो इन 2 डिब्बों में फिट ही नहीं हो रही थी। जैसे कि सबसे बड़ा सिरदर्द बने कवक यानी फंगस। मशरूम को ही ले लीजिए, वो हरे नहीं होते, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते। इस हिसाब से तो वो पौधे नहीं हुए, लेकिन वो जानवरों की तरह चलते फिरते भी नहीं। तो लीनियस ने उन्हें पौधों वाले जगत में डाल तो दिया, पर यह एक समझौते जैसा था। इसी तरह बैक्टीरिया जैसे एक कोशिका वाले जीव, जिनका कोई केंद्रक या न्यूक्लियस भी नहीं होता, उन्हें कहां रखें? वो पौधे हैं या जानवर? लीनियस का सिस्टम इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये देखना कि कोई जीव कैसा दिखता है या क्या करता है काफी नहीं था। हमें और गहराई में, खाल के अंदर झांकने की जरूरत थी। बिल्कुल, यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब वैज्ञानिक सिर्फ बाहरी रूप रंग से आगे बढ़कर सवाल पूछ रहे थे। कोशिका की बनावट कैसी है? क्या उसमें एक व्यवस्थित न्यूक्लियस है? उसकी कोशिका की दीवार किस चीज से बनी है? वो अपना पोषण कैसे करता है? और सबसे बड़ा सवाल, विकास के सफर में उसका परिवार कौन है? उसका फैमिली ट्री क्या है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में जाति वृत्तीय संबंध कहते हैं। और यहीं पर हमारे आज के हीरो आर.एच. विटेकर की एंट्री होती है। सन 1969 में उन्होंने एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति पेश की, जिसने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। ये सिर्फ एक नई लिस्ट नहीं थी, ये विज्ञान का नजरिया बदलने जैसा था। पहली बार हम पूछ रहे थे तुम दिखते कैसे हो से हटकर तुम अंदर से क्या हो, तुम्हारी बनावट क्या है, तुम्हारे पूर्वज कौन थे। ये जीवों के लिए एक तरह से आधार कार्ड बनाने जैसा था, जिसमें सिर्फ फोटो नहीं बल्कि उनकी पूरी वंशावली और बायोमेट्रिक्स भी शामिल थे। तो वो 5 जगत कौन से थे और उनका आधार क्या था? विटेकर ने 5 साम्राज्य बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और इनके मानदंड बहुत साफ थे। पहला, कोशिका का प्रकार क्या है? वो प्रोकैरियोटिक है, यानी ऐसी कोशिका जिसमें कोई असली ब्रेन या न्यूक्लियस नहीं होता, सब कुछ बस बिखरा पड़ा रहता है। या फिर यूकैरियोटिक, जिसमें एक व्यवस्थित न्यूक्लियस होता है। एग्जैक्टली। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक बात पूछनी है। आपने कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की बात की थी, वो कैसे एक बड़ा फर्क पैदा करती है? बहुत बढ़िया सवाल। यही तो सबसे दिलचस्प बात छिपी है। विटेकर ने देखा कि पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन जब उन्होंने कवक यानी फंजाई की कोशिका भित्ति को जांचा तो वो काइटिन नाम के पदार्थ से बनी थी। काइटिन,
ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। लगना भी चाहिए, क्योंकि यही वो पदार्थ है जिससे कीड़े मकोड़ों और केकड़ों का बाहरी कंकाल बना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मशरूम जिसे हम सब्जी समझकर खाते हैं, अपनी बनावट के स्तर पर एक पेड़ पौधे से ज्यादा एक कीड़े से मिलता जुलता है। इस एक खोज ने फंजाई को पौधों के जगत से निकालकर उसका अपना अलग जगत बनाने पर मजबूर कर दिया। वाह, ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। इसने तो चीजों को देखने का नजरिया ही बदल दिया होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 5 बड़े परिवार हैं। चलिए इनमें से कुछ के दरवाजे खटखटाकर देखते हैं कि अंदर कौन रहता है। शुरुआत बैक्टीरिया के संसार मोनेरा से करते हैं। जरूर। जगत मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, यानी बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। ये इस धरती के असली शासक हैं। ये हर जगह हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, हमारे शरीर के अंदर और बाहर। ये गर्म उबलते पानी के झरनों से लेकर अंटार्कटिका की बर्फ तक में जिंदा रह सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि इनमें भी एक समूह है, आद्य बैक्टीरिया या आर्कीबैक्टीरिया, जो बहुत ही अजीब जगहों पर रहते हैं। ये असल में एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, यानी मुश्किल हालात के शहंशाह। कुछ इतने ज्यादा खारे पानी में रहते हैं जहां कोई और जिंदा नहीं रह सकता। उन्हें हेलोफील कहते हैं। कुछ ज्वालामुखी के मुहाने पर खौलते हुए गंधक के पानी में मिलते हैं। उन्हें थर्मोएसिडोफिलस कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की बनावट इतनी अलग और मजबूत होती है कि ये इन जानलेवा परिस्थितियों को झेल जाते हैं। और यू बैक्टीरिया, जिन्हें सच्चे बैक्टीरिया भी कहते हैं, उनमें भी तो कुछ बहुत काम के जीव हैं। बिल्कुल। इनमें सबसे मशहूर हैं साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल। आज से करोड़ों साल पहले इन्हीं जीवों ने धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन भरना शुरू किया था। इन्हीं की वजह से आज हम सांस ले पा रहे हैं। इनमें से कुछ, जैसे नॉस्टॉक, एक और कमाल का काम करते हैं। वो क्या? प्यास से मर रहे हैं। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो नाइट्रोजन की झील में प्यासे रहते हैं। नॉस्टॉक जैसे बैक्टीरिया ही उस हवा की नाइट्रोजन को पकड़कर उसे एक ऐसे रूप में बदलते हैं जिसे पौधे पी सकें। इनके बिना हमारी खेती और शायद जीवन जैसा हम जानते हैं संभव ही नहीं होता। यानी ये छोटे छोटे जीव हमारी दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन सारे बैक्टीरिया तो इतने अच्छे नहीं होते। कुछ तो बहुत खतरनाक बीमारियां भी फैलाते हैं। हाँ, यही सिक्के का दूसरा पहलू है। जहाँ कई बैक्टीरिया हमारे लिए दही बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाने में मदद करते हैं, वहीं कुछ हैजा, टाइफॉइड और टिटनेस जैसी जानलेवा बीमारियों की वजह भी बनते हैं। ये प्रकृति का संतुलन है। तो मोनेरा जगत तो सूक्ष्म जीवों का एक पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब कोशिकाएं थोड़ी और जटिल हुई, एक न्यूक्लियस के साथ, तो एक पूरी नई दुनिया सामने आई। ये वो जीव थे जो किसी एक खांचे में फिट नहीं होते थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये है जगत प्रोटिस्टा। इसे आप जीव जगत का विविधता केंद्र या जंक ड्रॉर भी कह सकते हैं। इसमें सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को डाल दिया गया। इसमें पौधों जैसे जीव भी हैं, जानवरों जैसे भी और कवक जैसे भी। इसके कुछ उदाहरण दीजिए ताकि हम समझ सकें कि ये कितना विविध है। जरूर। इसमें एक समूह है क्राइसोफाइट, जिसमें डायएटम्स आते हैं। ये पानी में तैरने वाले सूक्ष्म जीव हैं जिनकी कोशिका भित्ति सिलिका यानी कांच जैसी रेत से बनी होती है। जब ये मरते हैं तो इनकी ये कांच की दीवारें नष्ट नहीं होती और करोड़ों सालों तक समुद्र की तलहटी में जमा होती रहती हैं। इसी को डायटमी मृदा कहते हैं। और मजे की बात यह है कि आज हम इसी मिट्टी का इस्तेमाल टूथपेस्ट में, पेंट में और कई तरह के फिल्टर्स में करते हैं। कमाल है। तो अगली बार जब कोई ब्रश करे तो याद रखे कि वो करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों के अवशेषों का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और मेरे लाल तरंगों यानी रेड टाइड के बारे में सुना है, वो भी इसी जगत का हिस्सा है। हाँ, वो डाइनोफ्लैजेलेट नाम के प्रोटिस्टा की वजह से होता है। जब समुद्र में इनकी संख्या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पूरा पानी लाल या भूरा दिखने लगता है। ये देखने में भले ही अनोखा लगे, पर यह बहुत खतरनाक हो सकता है। ये जीव एक तरह का जहर छोड़ते हैं जो मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को मार सकता है। ये प्रकृति की एक याद दहानी है कि जो चीज सुंदर दिखती है वो कितनी घातक भी हो सकती है। और प्रोटोजोआ, उन्हें तो जानवरों का पूर्वज माना जाता है ना? सही कहा। ये सब परपोषी होते हैं। इनमें अमीबा जैसा जीव है जो अपना आकार बदलकर शिकार करता है। एक और है ट्रिपैनोसोमा जो निद्रालु व्याधि या स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है। और एक है प्लाज्मोडियम जो एक मच्छर के जरिए हमारे शरीर में आता है और मलेरिया जैसी बीमारी पैदा करता है। इस एक छोटे से जीव ने करोड़ों लोगों की जान ली है और मानव इतिहास का रुख तक बदला है। प्रोटिस्टा वाकई एक अजीब और अद्भुत दुनिया है।
अब उस जगत पर आते हैं जिसकी वजह से ये सारा वर्गीकरण बदलना पड़ा, फंजाई यानी कवक। हाँ, परपोषी जीवों का ये अनोखा साम्राज्य, नम रोटी पर उगने वाली फफूंद से लेकर पिज्जा पर डाले जाने वाले मशरूम तक सब फंजाई हैं। ये हर जगह हैं और प्रकृति के सबसे बड़े रिसाइकलर हैं। रिसाइकलर? इसका क्या मतलब है? ये ज्यादातर मृतजीवी होते हैं, यानी ये मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को विघटित करते हैं, उन्हें सड़ा गलाकर उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। अगर कवक ना होते तो हमारी धरती मरे हुए जीवों के ढेर से पट जाती है। ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं। लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत काम के हैं। यीस्ट जो एक कोशिकीय कवक है, उसके बिना ना तो ब्रेड बन सकती है न बियर। और पेनिसिलिन, वो एंटीबायोटिक जिसने करोड़ों जानें बचाई हैं, वो भी तो पेनिसिलियम नाम के एक कवक से ही मिलती है। बिल्कुल, लेकिन जैसा बैक्टीरिया के साथ था, यहाँ भी एक दूसरा पहलू है। पक्सीनिया नाम का कवक गेहूं की फसल में किट रोग पैदा करके उसे बर्बाद कर देता है। कई कवक इंसानों में दाद और एथलीट फुट जैसे इन्फेक्शन भी पैदा करते हैं। ये हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। तो आज की बातचीत से ये साफ हो गया कि जीवों को वर्गीकृत करने का हमारा तरीका सिर्फ बाहर से देखने से शुरू होकर कोशिका की गहराई, उसकी रासायनिक बनावट और यहाँ तक कि उसके विकास के इतिहास तक पहुँच गया है। अरस्तु से विटेकर तक का ये सफर वाकई ज्ञान का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। और ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि वर्गीकरण की कोई भी पद्धति पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमेशा बदलती रहती है। जैसे जैसे हमारी तकनीक बेहतर हो रही है, हम डीएनए और आरएनए स्तर पर जीवों के रिश्ते समझ पा रहे हैं, तो ये पद्धतियां भी और सुधर रही हैं। कुछ वैज्ञानिक अब 6 जगत प्रणाली की भी बात करते हैं। तो बारिश के बाद मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, या ब्रेड के पैकेट में कई दिनों बाद दिखने वाला हरा नीला धब्बा। कभी सोचा है कि ये सब क्या है? ये पौधे तो नहीं है, क्योंकि ये धूप से अपना खाना नहीं बनाते, और ये जानवर भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक पूरी की पूरी छुपी हुई दुनिया है, कवक यानी फंजाई की दुनिया। और ये दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और जरूरी है। आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया की परतों को जरा खोलेंगे। हमारे पास जो स्रोत है, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक जीवन के इस विशाल साम्राज्य को कैसे व्यवस्थित करते हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये समझने की एक यात्रा है कि जीवन कितनी तरह से मौजूद हो सकता है। बिल्कुल। हम फंजाई की कुछ मुख्य परिवारों से मिलेंगे और फिर उन अजीबोगरीब किरदारों पर भी बात करेंगे जो जीवन की किसी भी किताब में ठीक से फिट ही नहीं होते, जैसे कि वायरस। हाँ, तो चलिए इस वर्गीकरण के उलझे हुए धागों को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले फंजाई को फंजाई क्या बनाता है? मेरा मतलब है पौधों और जानवरों से ये इतने अलग कैसे हैं? इसका सबसे बड़ा फर्क है इनके खाने का तरीका। ये परपोषित होते हैं, मतलब हेटेरोट्रॉफिक। अच्छा, परपोषित। आसान भाषा में कहें तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। पर ये जानवरों की तरह खाना खाते नहीं, बल्कि उसे सोखते हैं। सोखते हैं? वो कैसे? ये अपने शरीर से एंजाइम छोड़ते हैं जो आसपास की चीजों को, जैसे सड़ी हुई लकड़ी को, गला देते हैं, और फिर ये उस घुले हुए पोषण को सोख लेते हैं। अरे वाह, मतलब ये एक तरह से बाहरी पाचन करते हैं। और इनकी बनावट भी तो बहुत अलग होती है, एकदम धागे जैसी, है ना? हाँ बिल्कुल। इन पतले धागों को कवक तंतु या हाइफे कहते हैं। हाइफे। और जब ये धागे मिलकर एक पूरा जाल बना लेते हैं तो उसे कहते हैं कवक जाल या माइसीलियम। माइसीलियम, यही तो फंजाई का असली शरीर है। वो मशरूम जो हमें दिखता है, वो तो बस उस विशाल जाल का एक छोटा सा फल है। बिल्कुल। असल में ये जमीन के नीचे मीलों तक फैला हो सकता है। कुछ लोग तो इसे प्रकृति का इंटरनेट भी कहते हैं। कमाल है। और एक और बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, वो है इनकी कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल। पौधों में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, पर फंजाई में ये काइटिन की बनी होती है। काइटिन? हाँ, और ये बात दिमाग घुमा देने वाली है, क्योंकि काइटिन वही मजबूत पदार्थ है जिससे कीड़ों मकोड़ों का बाहरी कंकाल बनता है। सच में? तो इसका मतलब फंजाई विकास के क्रम में पौधों से ज्यादा जानवरों के करीब है। हाँ, ये उन बड़े सुरागों में से एक है जो हमें यही बताते हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये मूल बातें समझ गए, तो इनके इतने बड़े परिवार को बांटा कैसे गया है? मुझे पता है कि 4 मुख्य वर्ग हैं, पर उनके नाम याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। नामों पर मत जाइए, उनके काम और उनकी पहचान पर ध्यान देते हैं। हम उन्हें 4 अलग-अलग किरदारों की तरह देख सकते हैं। ये हुई ना बात। तो चलिए पहले किरदार से मिलते हैं। पहला समूह है फाइकोमाइसेटीज। इन्हें हम पानी प्रेमी या सबसे पुराने फंजाई कह सकते हैं।
पानी प्रेमी। हाँ, ये ज्यादातर पानी में या बहुत नम जगहों पर सड़ी गली लकड़ी पर पाए जाते हैं। ब्रेड पर लगने वाली जो फफूंद है राइजोपस, वो इसी का एक बहुत मशहूर उदाहरण है। अच्छा, तो इनकी क्या खासियत है? इन्हें सबसे पुराना क्यों कहा? क्योंकि इनकी बनावट सबसे सरल होती है। इनके धागों यानी हाइफे में अंदर कोई दीवारें या बंटवारा नहीं होता। कोई दीवारें नहीं मतलब? इसे ऐसे समझिए जैसे ज्यादातर फंजाई के धागे एक ट्रेन की तरह होते हैं जिसमें अलग अलग डिब्बे होते हैं, लेकिन फाइकोमाइसिटीज एक लंबी खुली ट्रेन कार की तरह है जिसमें कोई दीवार नहीं है और सारे केंद्रक कहीं भी घूम सकते हैं। एक ओपन प्लान डिजाइन। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है समझने का। ठीक है, तो पानी प्रेमियों के बाद अगला कौन है? अब आते हैं सबसे प्रभावशाली या कह सकते हैं इतिहास बदलने वालों पर, एस्कोमाइसिटीज। इन्हें थैली फंजाई भी कहते हैं। थैली फंजाई? हाँ, क्योंकि इनके बीजाणु एक थैली जैसी संरचना में बनते हैं जिसे एस्कस कहते हैं। एक मिनट, तो वो फंगस जिसने हमें पेनिसिलिन दी और ब्रेड या बियर बनाने में इस्तेमाल होने वाला यीस्ट, दोनों एक ही परिवार में है? ये तो बड़ा प्रतिभाशाली परिवार लगता है। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी परिवार का एक और सदस्य है न्यूरोस्पोरा, एक नारंगी रंग की फफूंद। न्यूरोस्पोरा? हाँ, सुनने में साधारण लगता है, पर इसी साधारण फफूंद ने वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद की कि हमारे जीन असल में काम कैसे करते हैं। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत, इसने आधुनिक जेनेटिक्स की नींव रखी। कमाल है, एक छोटे से जीव ने जीवन के इतने बड़े सवाल का जवाब दिया। और खाने के शौकीनों के लिए भी तो इस परिवार में कुछ है ना? मॉरल और ट्रफल जैसे कीमती मशरूम। हाँ, वो भी इसी समूह का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कि ये समूह कितना विविध है, दवाइयों से लेकर जेनेटिक्स और महंगे भोजन तक। ठीक है, तो अब आते हैं उन फंजाई पर जिन्हें हम सबसे ज्यादा पहचानते हैं, वो क्लासिक मशरूम। वो इस पारिवारिक पेड़ में कहाँ फिट होते हैं? वो आते हैं तीसरे समूह में, बेसिडियोमाइसिटीज। ये जंगल के सितारे हैं। जंगल के सितारे? हाँ, मशरूम, पफबॉल और पेड़ों पर छतरियों की तरह उगने वाले ब्रैकेट फंजाई, ये सब इसी में आते हैं। इनके बीजाणु एक गदा के आकार की संरचना, जिसे बेसिडियम कहते हैं, पर बनते हैं। आप इसे एक तरह का स्पोर लॉन्चर समझ सकते हैं। लेकिन इनका एक स्याह पक्ष भी तो है, मतलब ये पौधों में बीमारियां भी तो फैलाते हैं। बिल्कुल, इसी समूह में रस्ट और स्मट जैसे परजीवी भी हैं जो हमारी फसलों को, जैसे गेहूं को, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये समूह हमें भोजन देता भी है और हमसे छीन भी सकता है। और अब चौथा समूह, जिसका नाम बड़ा अजीब है, ड्यूटीरोमाइसिटीज, यानी अपूर्ण कवक। ये नाम तो सुनने में थोड़ा अपमानजनक सा लगता है। इन्हें अधूरा क्यों माना जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और अपूर्ण कोई मजाक नहीं है, ये एक वैज्ञानिक लेबल है। इन फंजाई को अपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इन्हें सिर्फ अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हुए देखा है। उनकी लैंगिक अवस्था, मतलब सेक्सुअल स्टेज, एक रहस्य है। तो क्या ये एक तरह की रहस्यमयी फाइल है? एकदम सही। ये विज्ञान की सबसे खूबसूरत बातों में से एक को दिखाता है कि हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है और बदलता रहता है। मतलब? जैसे ही किसी अपूर्ण कवक की लैंगिक अवस्था की खोज होती है, उसे तुरंत उसके सही परिवार यानी एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दिया जाता है। ये एक तरह का अस्थायी वेटिंग रूम है। दिलचस्प है। और ज्यादातर ये प्रकृति के सबसे बेहतरीन रिसाइकलर होते हैं। मरे हुए पत्तों और लकड़ियों को सड़ाकर खनिजों को वापस मिट्टी में मिलाते हैं। तो अगर फंजाई के पास भी एक रहस्यमयी फाइल है, तो उन जीवों का क्या जो इतने अजीब हैं कि वो किसी भी जगत यानी किंगडम की फाइल में फिट ही नहीं होते? वो जीव जो सारे नियम तोड़ देते हैं। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब वायरस की बात कर रही हैं? हाँ, वायरस। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। हाँ। और इसकी वजह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या वायरस जिंदा हैं भी या नहीं? हाँ, ये हमेशा मुझे उलझन में डालता है, ये जिंदा हैं या मुर्दा। सोचिए, जब वायरस किसी कोशिका के बाहर होता है तो वो नमक के दाने या चीनी के क्रिस्टल जैसा बेजान होता है, उसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल निर्जीव। लेकिन जैसे ही वो एक जीवित कोशिका के संपर्क में आता है, वो एक समुद्री डाकू की तरह उस कोशिका पर कब्जा कर लेता है। वो कोशिका की पूरी मशीनरी को हाईजैक करके अपनी हजारों कॉपी बनाने पर मजबूर कर देता है और अंत में उस कोशिका को नष्ट कर देता है। तो ये जिंदा और मुर्दा के बीच की एक धुंधली रेखा पर खड़ा है। बिल्कुल।
इनकी खोज की कहानी भी तो एक पहेली सुलझाने जैसी थी, है ना? हाँ, ये कहानी 1892 में इवानोवस्की से शुरू हुई, जो तंबाकू के मोज़ैक रोग पर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बीमारी फैलाने वाला ये एजेंट इतना छोटा था कि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पार निकल जाता था। मतलब बैक्टीरिया से भी छोटा? हाँ, फिर बेजेरिनिक ने संक्रमित पौधे के रस को संक्रामक जीवित तरल कहा, और फिर WM स्टैनली ने तो सबको चौंका ही दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने साबित किया कि इस जीवित तरल को क्रिस्टल में बदला जा सकता है, मतलब एक जीव जिसे आप शीशे के जार में रख सकते हैं। ये तो सच में अजीब है। और इनकी बनावट कैसी होती है? बहुत सरल। बाहर प्रोटीन का एक खोल होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और अंदर होता है जेनेटिक कोड। DNA या RNA? या तो DNA होगा या RNA, पर कभी दोनों एक साथ नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनसे भी ज्यादा सरल जीव हैं, जैसे वायरॉइड। हाँ, 1971 में T.O. डाइनर ने इनकी खोज की। ये वायरस से भी छोटे हैं। ये बस जेनेटिक कोड का एक नंगा टुकड़ा है, सिर्फ RNA। मतलब प्रोटीन का खोल भी नहीं? कुछ नहीं, सिर्फ RNA। और ये छोटा सा कोड आलू की फसल में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। ये किसी जासूसी कहानी की माइक्रोफिल्म जैसा है, छोटा, छुपा हुआ और बहुत खतरनाक। और फिर आते हैं प्रियॉन, जो शायद सबसे अजीब हैं। प्रियॉन तो विज्ञान की हदों को ही चुनौती देते हैं। ये कोई जीव नहीं है, इनमें DNA या RNA जैसा कोई जेनेटिक कोड नहीं होता। तो फिर ये हैं क्या? ये बस गलत तरीके से मुड़े हुए या कहें कि बिगड़े हुए प्रोटीन हैं, एक ज़ॉम्बी प्रोटीन की तरह। जब ये एक सामान्य प्रोटीन के संपर्क में आते हैं तो उसे भी अपने जैसा बिगाड़ देते हैं। और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। हाँ, जो दिमाग को तबाह कर सकता है। मवेशियों में मैड काउ रोग इसी से होता है। ये सच में साइंस फिक्शन जैसा लगता है। वाह! तो परजीवियों और हाईजैकर्स की इस दुनिया से निकलकर चलिए इस चर्चा को एक सकारात्मक और सहयोगी की कहानी पर खत्म करते हैं। लाइकेन के बारे में क्या कहेंगे, जो देखने में तो एक लगते हैं पर असल में दो हैं? लाइकेन सहजीवन यानी सिम्बायोसिस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये शैवाल और कवक के बीच एक आदर्श साझेदारी है। आप इन्हें प्रकृति के सबसे अच्छे रूममेट कह सकते हैं। वो कैसे? मतलब कौन क्या करता है इस रिश्ते में? जो शैवाल वाला हिस्सा है, जिसे शैवालांश कहते हैं, वो स्वपोषी होता है। वो धूप से प्रकाश संश्लेषण करके दोनों के लिए खाना बनाता है। तो वो घर का किचन संभालता है? बिल्कुल। और कवक वाला हिस्सा, जिसे कवांश कहते हैं, उसे रहने के लिए एक मजबूत घर देता है, उसे सूखने से बचाता है और जमीन से पानी और खनिज सोखकर शैवाल को देता है। तो ये रिश्ता इतना मजबूत है कि प्रकृति में देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये दो अलग-अलग जीव एक साथ रह रहे हैं। और ये हमारे लिए भी बहुत काम के हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। अच्छा, वो कैसे? ये हवा में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसीलिए ये प्रदूषित शहरों में नहीं उगते। तो अगली बार जब किसी पेड़ या पत्थर पर लाइकेन दिखे तो समझिए कि वहां की हवा साफ है। कवक जगत की एक शानदार यात्रा की, ब्रेड की फफूंद से लेकर इतिहास बदलने वाले पेनिसिलिन तक। फिर हमने वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन की अजीब दुनिया में गोता लगाया, जो जीवन की हमारी परिभाषा को ही चुनौती देते हैं। और अंत में हमने लाइकेन के खूबसूरत रिश्ते को समझा। जाते जाते एक विचार, स्रोतों में दिया गया ये जो वर्गीकरण है, ये शारीरिक बनावट और प्रजनन के तरीकों पर आधारित है। हाँ, लेकिन जेनेटिक तकनीक और DNA सीक्वेंसिंग के आने से ये पूरा सिस्टम तेजी से बदल रहा है। अपूर्ण कवक वाली श्रेणी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो धीरे धीरे खाली होती जा रही है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अभी और कितने जीव होंगे जिन्हें हम जानते ही नहीं या जिन्हें हमने गलत वर्गीकृत किया है। हमारे पैरों के नीचे एक चम्मच मिट्टी में या गहरे समंदर में और कौन-कौन से रहस्य छिपे हैं जो हमारी समझ का इंतजार कर रहे हैं।